हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पहला वाला, दैट मींस डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। समझ गए? तो अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में मिले, ये लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर 4 का, आप चाहते हैं कि आपको सारे लेक्चर एक सीक्वेंस में मिले, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। क्लास 11 फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर एक ही प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स, सभी वीडियोस एक सीक्वेंस में और लाइन से मिल जाएंगे। आपको अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है कहने का मतलब आपको। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जो लिंक दी है वहां से विजिट कर सकते हो, या फिर लेक्चर नंबर चैप्टर का नाम डाल करके अभिषेक साहू लिख के सर्च कर सकते हो। बताओ आगे बढ़े नाउ। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस थोड़ी सी आगे तक बढ़नी चाहिए, अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प हो पा रही है तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर जरूर शेयर करें। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, आप शेयर करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इस चैनल की ओर। ये वीडियोस आगे बढ़ पाएंगी और ज्यादा इन वीडियोस को बनाने में और आपको पढ़ाने में मजा आएगा। तो जरूर शेयर करें इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ना हो। तो अभी हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। देखो बेसिकली जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके दो टाइप के होते हैं ना। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानने वाले हैं हम। देखो, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो पहला जो टाइप हम लिखते हैं उसको हमने कहा जो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? सेकेंड वन इज योर वेक्टर प्रोडक्ट। अभी बोल दिया लेकिन आपको समझाते हैं अभी इसको। हाँ, वेक्टर प्रोडक्ट, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड वन इज इसका कोई एज इट इज नाम नहीं है, आप सिंपल ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर। मतलब स्केलर का प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी के साथ। समझ गए? अभी हम बात करेंगे कि कौन से मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर कहते हैं, किसको वेक्टर, किसको सिंपल स्केलर और जो है वेक्टर का प्रोडक्ट। ना अभी देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि दो क्वांटिटीज होती हैं, दो वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, दैट मे बी योर वेक्टर और स्केलर। जैसे दो क्वांटिटीज का, एक बार फिर सुनो, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। जैसे अगर आपने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई किया, सुनना जरा, दो वेक्टर का आपने एक वेक्टर का इंटू दूसरे वेक्टर से किया, और अगर रिजल्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आई, स्केलर, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये डॉट प्रोडक्ट या फिर मैं कहूं स्केलर प्रोडक्ट होगा। एक बार फिर से सुनिए, ये जो v है ना, ये v वेलोसिटी नहीं बता रहा है, मैंने इसको वेक्टर दिखा दिया। देखो, अगर एक वेक्टर का इंटू, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एक वेक्टर का इंटू दूसरे वेक्टर से हुआ, a वेक्टर का इंटू b वेक्टर से हुआ, और रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आई, तो इनके बीच का जो प्रोडक्ट कहलाता है इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि मान के चलो मेरे पास फॉर्मूला होता है किसका, अच्छा ये बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। अभी मैंने कोई सा नहीं लगाया, ना ही डॉट लगाया और ना ही आपका क्रॉस लगाया, ठीक है। अब फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों का इंटू करने पे वर्क मिल रहा है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का इंटू वेक्टर से करने पर यदि स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, या इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। समझे? आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे कि मान लो कि भाई पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, एफ वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो फोर्स क्या है? वेलोसिटी, मतलब फोर्स जो है वेक्टर है आपका, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। चलो मुझे नहीं पता ये डॉट है कि क्रॉस है, लेकिन मैं देखा वेक्टर का इंटू वेक्टर से रिजल्ट आ रहा है जो है स्केलर। इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रोडक्ट कौन सा कहलाएगा? ये डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे जो एग्जांपल देख सकते हैं, क्लास 11th में जो है 12th में आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स।
मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। अब ये कैसे मिला? बी वेक्टर का इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इनटू आप एरिया वेक्टर के साथ करते हैं तो इन दोनों का इनटू करने पे जो क्वांटिटी मिलती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मींस स्केलर क्वांटिटी। तो दो वेक्टर का इनटू करने पर तीसरी क्वांटिटी अगर स्केलर मिलती है तो जरूर इन दोनों के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट लगाना है। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से करने पर अगर रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो ये इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपने एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से किया और तीसरी क्वांटिटी जो वेक्टर आ गई, समझे, तो फिर इन दोनों के बीच में अगर दो वेक्टर का इनटू करने से रिजल्ट आपका वेक्टर आता है तो ये क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि जैसे मान के चलो टॉर्क का फॉर्मूला है। टॉर्क अपन समझेंगे, टॉर्क को ट्विस्टिंग फोर्स या रोटेटिंग फोर्स कहते हैं, मतलब किसी चीज को घुमाने में जो फोर्स लगता है उसको टॉर्क कहा जाता है। तो टॉर्क जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हालांकि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर भी होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है, लेकिन अपन को यहां पर जो मेन चीज है उससे मतलब है, आगे हम टॉर्क को डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो देखो एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है। तो दो वेक्टर का इनटू करने से, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके बीच डॉट लगाना है क्रॉस, दो वेक्टर का इनटू करने से अगर आपको तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिल रही है तो इनके बीच में जरूर कौन सा प्रोडक्ट होगा? इसको क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि आपने कहा कि भाई एंगुलर मोमेंटम है। अब एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, ये भी आपका वेक्टर, ये भी वेक्टर है। रिजल्ट अगर ये भी वेक्टर आया तो ये जो है आपका, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, मतलब क्रॉस नहीं लगाता, लेकिन आपने देखा दो वेक्टर का इनटू करने पे तीसरी क्वांटिटी वेक्टर मिली तो इनके बीच में जरूर क्रॉस लगा होगा। चलिए आगे बढ़ें ना, तो आगे बढ़ते हैं। आप इसको सिंपल ऐसे भी समझ सकते हो कि वेक्टर का इनटू वेक्टर से करने पर अगर स्केलर मिले तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर का इनटू वेक्टर से करने पर अगर आपको वेक्टर मिले, ट्रिपल वी अगर आपको मिल जाए तो ये वेक्टर प्रोडक्ट है। समझ गए ना? अभी जो है आपके पास एक और बचता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विद वेक्टर। याद रखना कि जब स्केलर क्वांटिटी का इनटू हो वेक्टर क्वांटिटी के साथ तब क्या होता है, बस यही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो दोनों जो है, और अगर दोनों जो है स्केलर का हो रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो रिजल्ट ही स्केलर आना है ना। अब देखो मान के चलना कि अगर मैंने कहा स्केलर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो स्केलर का वेक्टर क्वांटिटी के साथ अगर इनटू होता है तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है। क्या आता है? रिजल्ट हमेशा वेक्टर। इसमें तो डॉट और क्रॉस लगाना नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कई सारे एग्जांपल है इसके। जैसे कि पहला एग्जांपल, जैसे जो सबसे जो बेसिक हम जानते हैं वो होता है आपका F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। तो स्केलर का इनटू वेक्टर से करने पर रिजल्ट आया आपका वेक्टर। तो ये आपका ना तो डॉट लगाना है ना क्रॉस, लेकिन ये याद रखो कि स्केलर का इनटू वेक्टर से करने पर रिजल्ट आपका वेक्टर आएगा। एक और एग्जांपल, जैसे कि मोमेंटम हो गया, मोमेंटम जो हो गया वो आपका फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है और ये मोमेंटम वेक्टर है, तो स्केलर का वेक्टर से करने पर रिजल्ट आपका कैसा आता है? वेक्टर। हमेशा याद रखना ये होता है, ठीक है। और ये दोनों पॉसिबल केस है कि वेक्टर का इनटू करने पे स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ आज का हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो अब इनको कैसे करते हैं जरा इनको जान लेते हैं। तो इनको हम साइड में करेंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है नाउ? तो अभी आपको समझाता हूं कि डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल में खुशबू क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है। मतलब फिजिक्स में अगर मैंने कह दिया स्केलर प्रोडक्ट करना है आपको, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं बैठना चाहिए, आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में इसका एक्चुअल मीनिंग आना चाहिए कि एक्चुअल में स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो देखो आपको बताऊं स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है। देखो पहले बनाता हूं उसका फॉर्मूला आपको समझाता हूं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर आप ओपन करते हो तो उसका फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर आप ओपन करते हो तो उसका फॉर्मूला बनता है ए बी कॉस थीटा। अभी जो ए बी कॉस थीटा है ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं है। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे दो वेक्टर आपके कैसे भी हो सकते हैं। मान के चलना ये आपका ये F1 वेक्टर हो गया, ये आपका F2 वेक्टर हो गया, आपने दोनों का इनटू किया, अब ये जो है आपको रिजल्ट मिला, कितना मिलेगा? दोनों का F1 डॉट F2 करो तो आपको कितना मिलेगा? ए बी कॉस थीटा या F1 F2 कॉस थीटा, मतलब प्रोडक्ट करने पर। ठीक है ना? अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मतलब F1 F2 नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए मान के चलोगे एक फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो, बाकी सारी बातें अपन करेंगे ना। तो देखो ए बी कॉस थीटा आता है। अब मैंने कहा आपसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को इनटू करने पर ये ए बी कॉस थीटा ही क्यों आया? तो एक्चुअल में ये जो बात लिखा रहा हूं उसको लिखना, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो मेन मीनिंग होता है, डॉट प्रोडक्ट किस किस के बीच में किया जाता है? तो हमेशा याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट बिटवीन इज द प्रोडक्ट बिटवीन वन वेक्टर along the अच्छा ऐसे लिखो, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट बिटवीन वन वेक्टर एंड another vector with its component in the same direction। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मान के चलो कि मेरे पास दो वेक्टर हैं। देखो आपको एकदम खुशबू आनी चाहिए, आपको स्केलर प्रोडक्ट में क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं ये तो पता पड़ ही जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर कहीं पे लिखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर या बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर या फिर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका मतलब क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको समझना है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर यार, डॉट प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट बिटवीन वन वेक्टर, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट है विद कॉम्पोनेंट इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि मतलब कॉम्पोनेंट जो है ना, जिसका भी आप इंटू कर रहे हो, उसके कॉम्पोनेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट का ही जो है प्रोडक्ट करते हैं, है ना? याद रखो डॉट प्रोडक्ट में आप सिर्फ उस जो है कंपोनेंट का इंटू करते हो जो दूसरे वेक्टर के अलोंग हो, जो दूसरे वेक्टर के सेम डायरेक्शन में हो। जैसे कि अगर मान लो मेरे पास फॉर्मूला बनाते हैं, ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। हाँ अब देखो ये ए वेक्टर कहां है, बी वेक्टर कहां है, ये तो अलग अलग है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? बोला मैं बी को रिजॉल्व करूंगा। अब मैंने बी को रिजॉल्व किया तो बी के दो कंपोनेंट बनेंगे। बी का एक कंपोनेंट बनेगा जो है बी कॉस थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट बनेगा बी साइन थीटा। तो अगर मुझे इस ए का बी के साथ इंटू करना है तो भाई मैं कैसे करूंगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, ए का देखो ए का इंटू करूंगा बी के साथ, लेकिन बी तो जो है हवा में ऐसे जा रहा है तो पूरे बी के साथ नहीं हो सकता। किसके साथ होगा? सिर्फ बी के उस कंपोनेंट के साथ इंटू होगा जो इस ए के अलोंग है, जो इस ए के ही डायरेक्शन में है। तो भाई ए का इंटू बी के साथ हुआ तो ये बना ए बी कॉस थीटा। ये ए है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी है इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर के साथ हुआ तो क्या मिला? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और समझेंगे ये जो बी कॉस थीटा है ये क्या हुआ? ये देखो ये बी कॉस थीटा क्या है, तो ध्यान से देखना, ये बी कॉस थीटा कुछ भी तो नहीं है, ये तो ए लिखा है। ये देखो बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी। हालांकि आप इसको पूरा लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ये जो बी कॉस थीटा है ये क्या है? ये ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर का एक कंपोनेंट है। तो अगर आपसे कहा जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। क्लियर है इतनी बात? नाउ आगे बढ़े, मैं आपको कुछ और समझाता हूं। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है कि ए बी, मैं आपको हर चीज का जो है ना जो खुशबू है ना वो समझाना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा जो अपन धीमे धीमे चल सकते हैं। नाउ अगर मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि ये आपके पास इस तरह से है कि देखना, ध्यान से देखो, ये आपके पास ये हो गया ए वेक्टर, ठीक। नाउ
अभी इसी डायरेक्शन में मैंने बना दिया बी वेक्टर, समझा? ये रहा आपका ए वेक्टर, इसी डायरेक्शन में हो गया बी वेक्टर। तो आप इसको करना चाहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो भाई इसका क्या होने वाला है? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। क्या हो जाएगा? सिर्फ सिंपल 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 ए इंटू बी, क्योंकि देखो एक ही डायरेक्शन में पूरा पूरा बी है। हालांकि हम कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो आपका ए भी आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये होगा क्या? ए तो ये रहा ए, अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना तो ये तो ये हो गया, ठीक है। और बी का कौन सा कंपोनेंट ए के साथ है? तो बोला पूरा ही बी ए के साथ है, तो आपने पूरे बी का इंटू कर दिया। तो ए वेक्टर जो है डॉट बी वेक्टर का इंटू, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ए भी आता है, फॉर्मूले से देख लेंगे, ठीक है। नाउ चलो मैं आपसे कॉमन सेंस, फॉर्मूला तो अपन बाद में बनाएंगे, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके हिसाब से आप बताओ। फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, कॉन्सेप्ट फील करो। नाउ अगर आपके पास ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, क्लियर? फॉर्मूले से करोगे क्या आएगा और वैसे करोगे क्या आएगा। तो मान लो मैंने कहा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि इसका ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर के साथ करना है। इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो ये हो गया, बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो एक ही डायरेक्शन में हो। तो याद करो कि बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो, क्या अपन इसको रिजॉल्व कर सकते हैं? बोला रिजॉल्व वैसे तो नहीं कर सकते एक्स में, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो चलो ऐसे रिजॉल्व होगा। तो इसका मतलब कोई सा भी कंपोनेंट, ये देखो एकदम सीधा है, ये ऐसे एंगल पे होता ना भी, ऐसे या ऐसे, तब तो अपन इसको तोड़ सकते थे दो कंपोनेंट में, ठीक है ना। अब ये पूरा ऊपर है, तो क्या बी का कोई भी कंपोनेंट, क्या बी का कोई कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हो सकता है? नहीं। तो बी का कोई भी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0। ये आपका फील है, ये जो है ना खुशबू है, ये कॉन्सेप्ट है, समझे? कि आप देख करके बता सको कि किसका इंटू किसके साथ होगा, तो रिजल्ट आपका क्या आने वाला है। और वैसे भी अपन ने फॉर्मूला तो अब डिराइव कर ही दिया है, तो बन ही जाएगा। अगर मान लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देखना है, हो सकता है कि ऐसे लिखा होता है, ये देखो, ये आपको आराम से जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो एक एक लाइन आपको जो है उसमें लिखी हुई मिल जाएगी। रेफरेंस बुक भी कभी कभी उठा के देख लिया करो। ये देखो ध्यान से, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। अब आपसे कह रहा है कि मान के चलो कि बी वेक्टर की डायरेक्शन में आप इसको जो है बताइए, बी वेक्टर की डायरेक्शन में, तो क्या करोगे? तो आपने क्या निकाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आप ऐसा कर लो कि आप ए को भी रिजॉल्व कर सकते हो। मान के चलना कि ए का कौन सा कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, तो आप इसको ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। ये रहा ए को रिजॉल्व कर लो, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट इस पर परपेंडिकुलर। हमेशा दो कंपोनेंट जो करते हो उस पर 90 डिग्री होता है, तो ये आपका ए cos थीटा हो जाएगा और ये आपका ए sin थीटा हो जाएगा। तो भाई आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी के डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट है, तो बी इंटू ए cos थीटा। तो भाई ये क्या हो गया, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर मैंने कह दिया कि आपका मल्टीप्लिकेशन करना है, आप वेक्टर हो, आपका मल्टीप्लिकेशन करना है आपके फ्रेंड के साथ, ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट करना है। आप लोग अलग अलग भाग रहे हो, ये आपका फ्रेंड जा रहा है और ये आप जा रहे हो, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब ये हो गया कि आपके साथ आपके फ्रेंड का वो कंपोनेंट इंटू होगा जो आपकी ही डायरेक्शन में होगा। समझ गए ना, मतलब आप अपने फ्रेंड की उसी हैबिट को पसंद करोगे जो आपकी है, समझे, और किसी चीज को नहीं ना। तो ये आपका वेक्टर प्रोडक्ट का वो बेसिक फील हो गया, वो बेसिक खुशबू हो गई जो ज्यादातर स्टूडेंट को आ ही नहीं पाती। वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट तो बना देते हैं लेकिन उसकी खुशबू नहीं बना पाते, वो अपन बनाएंगे। अभी हम आ जाते हैं फॉर्मूले के ऊपर। क्लियर? अब आप देखो सारी चीज समझ चुके हो, अब ये फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। अब इसके बाद एंगल वेंगल जो बन रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, तो अगर मैंने कह दिया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है आपका ए बी cos थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका होता है ए बी cos थीटा। तो अब इसमें कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं? बहुत सारे। जैसे मान के चलो अगर मैंने कह दिया दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा आपका 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बी
cos 0 और ए बी cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आपका ये बन जाएगा ए बी, ओनली ए बी। ये वाला केस अपन ने पढ़ ही लिया। थीटा इज इक्वल टू अगर आपका 90 डिग्री हो गया, मैंने आपको भी समझा दिया है, अगर 90 डिग्री होगा तो आंसर 0 क्यों आएगा। अब ये अलग बात है कि अब आप इसको फॉर्मूले से भी सीख गए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये आपका ए बी cos 90, तो ये कितना हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0। नाउ थीटा इज इक्वल टू अगर आपने जो है 180 डिग्री ले लिया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी। क्लियर हो गया। अभी आपका अगर थीटा जो है कितना हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री, बस इतना ही ठीक है अपना। बस आपको एक चीज और याद रखनी है, यदि थीटा जो है आपका 0 90 180 लिख रहा हूं, थीटा अगर आपका 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है तो जो रिजल्ट होगा आपका वो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज़ थीटा इज पॉजिटिव बिटवीन दिस, ठीक है। और थीटा यदि आपका 0 डिग्री टू 180 डिग्री जा रहा है तो आपका ये नेगेटिव आंसर आने वाला है। समझ गए। ऐसा अपन वर्क में बहुत सारा, मतलब आप इसके बाद जो पढ़ोगे एकाध के बाद वर्क एट द पावर, उसमें बहुत सारा जो है आप कुछ इस तरह से सीखने वाले हो कि नेगेटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, सारी चीजें है ना, बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब इसमें जो है, इसमें कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, एक छोटा सा जो है ना अपन क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा, एकदम इतना छोटा सा, जैसे मान के चलना, ये देखो आपने स्टोन पर फोर्स लगाया, और फोर्स को जिस तरह से लगा देते हैं, आप उसको नीचे से पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है। ये अब ये स्टोन इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा, ठीक, पॉसिबिलिटी है ना कि आप जैसे मान लो कि ग्राउंड पर जो है ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो, अब जो बॉल जिसको आप खिसका रहे हो वो आगे तो बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है ना। तो ऐसा नहीं बोला सर जो है फोर्स नीचे लगा रहे हो, ये नीचे क्यों नहीं घुस रहा है, नहीं घुस रहा है। ऐसे मान लो अगर मैं इस पे ऐसे अंदर फोर्स लगा रहा हूं, अभी मारकर अंदर जा रहा है क्या, ये तो सीधे जा रहा है ना, समझ रहे हो ना। तो अभी देखो ये आपका एफ वेक्टर है और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। चलो मैंने कहा कि मैंने जो फोर्स लगाया वो था आपका 2i कैप, और ये आपका मान के चलो -2i कैप और ये -2j कैप, ठीक है। चलिए अब वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी योर आपका 3i कैप ओनली, ठीक है। ये दे दिया, ये आपका न्यूटन में होगा और ये आपका मीटर पर सेकंड होगा। अब आपको निकालना है पावर, तो पावर निकालना है तो इस केस में देखो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, वर्क अपॉन टाइम भी होता है, देखो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क को आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो, अपॉन में टाइम एट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी भी आपका पावर का फॉर्मूला बन जाता है। समझ गए। देखो पावर का फॉर्मूला ये रहा, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स जो है वो हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस ये आपका सॉरी प्लस लिखो, उसको माफ करना मुझे थोड़ा सा, नाउ 2i कैप माइनस 2j कैप का इनटू आप करेंगे 3i कैप से, तो ये आपका बनेगा आपका 6 और ये आपकी जो यूनिट हो जाएगी वॉट। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए। मतलब आप ये समझो कि यहां पर डॉट प्रोडक्ट का जो है यूज क्या है, यूज ये है कि अगर मुझे सिंपल कैलकुलेट करना होता कि आगे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगा मान लो अगर 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का फोर्स लगने से इसने जो वेलोसिटी जो है इसकी ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड मान के चलना, ठीक है। तो आप कहते कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स लगा, वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड, सीधे इंटू कर देते। लेकिन अब ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो आप सीधा इंटू नहीं करते, फिर आपको वेक्टर्स के साथ इंटू करना होता है, और ये कुछ प्रोसेस होती है, इसको हम सीखने वाले हैं। समझ गए ना, इसको हम सीखने वाले हैं। तो अब हम इसको अगर सीखना चाहते हैं तो हमें कुछ बेसिक रूल सीखने पड़ेंगे, तब जाकर के हम क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन करेंगे काफी सारे, लेकिन बेसिक रूल सीखने पड़ेंगे, रूल्स के बिना कुछ नहीं होगा। तो अभी आप हेडिंग बनाइए बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर, ये भी रूल्स है लेकिन अभी आप हेडिंग बनाओ बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। देखिए तो बेसिक रूल ऑफ वेक्टर में सबसे पहले अपन को क्या देखना है, बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के जो बेसिक रूल है वो ये है कि अगर आप एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से करते हैं तो फिर आपको क्या मिलने वाला है। जैसे मान लो सबसे पहली चीज अपन को ध्यान देना है कि फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला बताना मुझे, बोलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यही फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, यही फॉर्मूला।
ठीक है, बस यही फॉर्मूला, 1 मिनट का वेट करें आप। दाओ अभी देखो, तो मैंने यहां पर लिख दिया ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ना अब अगर आप ये देखो, मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इनटू दूसरा वेक्टर भी है ए वेक्टर, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास ये रहा ए वेक्टर और मुझे एक और ए वेक्टर का इंटू करना है जो कि सेम डायरेक्शन में होगा ऑब्वियसली। तो अगर मैं इनका इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ध्यान से देखना, ये ए और ये मैग्नीट्यूड है। आओ, तो अगर मैं ए कॉस थीटा, क्योंकि ये ए और ए, क्योंकि ये ए रहा, अब इसी का इंटू मैं एक और बार कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि ए कॉस थीटा और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, तो ए कॉस 0 और ये आंसर हो जाएगा फिर आपका ए स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए डॉट ए का आंसर होता है ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका जो रिजल्ट होने वाला है वो ए बी कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अगर आपको थीटा के टर्म्स में नहीं लिखना है तो आप इसको सिंपल लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह से अगर आप बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो रिजल्ट जो होगा वो आपको मिलेगा बी स्क्वायर। वेक्टर नहीं लगेगा फिर वेक्टर, क्योंकि देखो अगर आप जो है ना इस तरह से लिख रहे हो तो वेक्टर नहीं लगेगा। अगर आपने इसको जो है ना उसके टर्म में लिखा ही नहीं, cos थीटा के टर्म्स में एंगल पता ही नहीं अपन को, तो आप इसको सिंपल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखते हैं। इसका मतलब यहां से मेन पॉइंट आपके सामने ये निकल के आया कि अगर आप बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, बी डॉट बी, तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर, ए डॉट ए करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर। अब यहां पर जो है सबसे ज्यादा जरूरी और एकदम जो है बेसिक सा सिंपल सा जो रूल है वो हमें समझना है, बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। तो बेसिक रूल्स ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आप समझते हो कि भाई 3 डायमेंशन में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन में अगर हमें कोई भी पोजीशन या कुछ भी बताना है, वेक्टर का इंटू करना है, तो वहां पर कार्टेशियन सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। मतलब ये अगर आपके पास ये पूरा एक्स वाई जेड है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई कैप मानते हैं, वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप मानते हैं, जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप मानते हैं। ये मानते हैं ना। तो अभी आप देखो कि मान के चलो यहां से तो भाई बहुत जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के सामने आएगा कि मान के चलो मैंने अगर आपसे कह दिया कि आप आई कैप का इंटू आई कैप के साथ करते हो तो क्या आएगा। देखो आई कैप का इंटू आई कैप के साथ, तो आपने लिखा कि भाई ये हो जाएगा आपका आई डॉट आई। भाई यहां पर आपको ये आपका वेक्टर है तो यहां पर आपको उसके लिए लिखना है ना, आई डॉट आई, ये आई डॉट आई कॉस थीटा। अगर आई जो है इस डायरेक्शन में है, आई इस डायरेक्शन में, तो दूसरा आई दूसरी डायरेक्शन में होगा, तो आपका क्या आएगा, ये आई डॉट आई, सॉरी डॉट नहीं लगाना क्योंकि कॉस थीटा आपने लिख ही दिया है, कॉस 0, तो यह आपका हो जाएगा 1, सॉरी आई स्क्वायर। अब आप ये देखो कि आई कैप ये है क्या, ये तो आपका यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वो होता है यूनिटी यानी कि 1। तो इसका मतलब इस आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस आई का मैग्नीट्यूड होगा 1, दैट मींस 1 स्क्वायर। तो अगर आपसे मैं ऐसा कहूं कि आई कैप आई अगर आप करते हैं तो आंसर आता है आपका 1, जे डॉट जे करोगे तो भी आंसर आएगा आपके पास 1, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 1, सॉरी जे डॉट जे, बिकॉज जे एंड जे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, के डॉट के 1। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। मतलब अगर मैं आई का आई से, जे का जे से, के का के से इंटू करता हूं तो आंसर आएगा आपका 1, ठीक है। बिकॉज आई डॉट आई, आई कॉस थीटा, थीटा 0 हो जाएगा बिकॉज आई और आई के बीच में एंगल इतना नहीं होगा। सिमिलरली फॉर जे, सिमिलरली फॉर के। नाउ अभी अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई का इंटू अगर आप जे से करते हैं तब क्या बनने वाला है, तो अब देखो आई का इंटू जे से, आई डॉट जे, ये हो जाएगा आई जे कॉस थीटा। जरा चेक करो, आई जे कॉस थीटा, आई ये रही, जे ये रहा, ठीक है। आई ये रही एक्स एक्सिस
y ये रहा, समझ गए ना। अब देखो j, तो i और j के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री। तो आप ध्यान से देखो यहां पर अगर मैं लिखूंगा i कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका i j cos 90। तो अगर cos 90 अगर आपने लगा दिया तो फिर आपका रिजल्ट क्या आने वाला है 0। तो i कैप डॉट j कैप रिजल्ट क्या आएगा 0। सिमिलरली अगर मैं j का k से इंटू कर रहा हूं, जैसे ऐसा है ये रहा आपके पास y मतलब j i k i j k। अगर मैं आपसे ऐसा कह रहा हूं कि मुझे i का इंटू k के साथ करना है, एंगल कितना है 90 डिग्री, j का इंटू या फिर कहूं j का इंटू k के साथ करना है, एंगल 90 डिग्री है, j का इंटू i के साथ करना है, एंगल 90 डिग्री। तो भाई ये जो कंपोनेंट है तीनों i मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ये तीनों जो है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो उसका मतलब है कि इन दोनों बीच में एंगल 90, इन दोनों बीच में 90, इन दोनों बीच में 90, सब बीच में। तो अब चाहे मैं करूं i डॉट j, आंसर आएगा आपका 0। चाहे मैं करूं j डॉट k, आंसर आएगा आपका 0। चाहे मैं करूं k डॉट i या i डॉट k, आंसर आएगा आपका 0। ये बात आपको समझ लेनी है, इसको आंखें बंद करके लिख लो, समझ गए, इसको आंखें बंद करके एक बार लिख लो। तो इसका मतलब है रिजल्ट अगर यहां से निकालूं तो i का i के साथ इंटू कर रहा हूं तभी जो है यूजफुल चीज हो रही है, j का j के साथ कर रहा हूं तभी यूजफुल है, k का k के साथ कर रहा हूं तभी यूजफुल है। अदरवाइज मैं i का इंटू j या k के साथ कर रहा हूं तो ये आंसर 0 आ रहा है, j का इंटू किसी और के साथ कर रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे i का इंटू j के और जो है किसी के साथ भी करना है तो मैं प्रिफर करूंगा कि i के साथ ही करूं, बाकी तो रिजल्ट 0 हो जाने वाला है। तो अगर मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ है, एक वेक्टर की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, दूसरे वेक्टर की वैल्यू 1i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, तो मैं अगर जब प्रोडक्ट करूंगा ना तो सिर्फ i का इंटू i के साथ करूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा क्योंकि बाकी सबके साथ करने से 0 आएगा। इस तरह से जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वेक्टर के कुछ दो रूल्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें अपन को जो है प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है इसको पढ़ लेना अपनी बुक में। जैसे कि वेक्टर्स को अपन कम्यूट कर सकते हैं, वेक्टर जो प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव होता है। मुझे कहना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट जो होता है ये बड़ी बात है, मेरे मुंह से जो निकला अभी वो शब्द जो थे कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। जैसे आपको बताऊं स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, याद रखना डॉट प्रोडक्ट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैं कम्यूट कर सकता हूं, इसका मतलब इनकी पोजीशन को बदल सकता हूं। तो इसको मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूं, ठीक है। जब अगर ये मैंने कहा ना वेक्टर प्रोडक्ट होता तो मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकता, याद रखना, ये नहीं लिख सकता। कब लिख सकता हूं? जब यहां पर नेगेटिव साइन लगाऊं, समझ गए। तो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसके बाद जो है अपने पास एक और रूल होता है जिसको ऊपर कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आप जो है ना, ये आपका ए वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आप चाहो तो मतलब इसको रिवर्स भी कर सकते हो, मतलब ये आपका चाहो तो ये जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसको सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जबकि इसमें तो ये आसान बात है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट करते तो उसमें जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ये आपका इस तरह से प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ये हो गया, समझ गए। अच्छा यहां पर जो है ना बस एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब मैं ये क्या समझ रहा हूं कि जब भी आपको परपेंडिकुलर वेक्टर्स मिल जाए, परपेंडिकुलर अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि आई जे हो गया या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया, इससे पहले पढ़ा था ना, ये वाला एग्जांपल बताया था। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर 0 आएगा, बस सिंपल सी बात। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे आंसर 0 आएगा, आई के साथ आई का इंटू होता है, बाकी करोगे तो 0 हो जाएगा, जे के साथ जे का इंटू होगा, बाकी करोगे तो 0 हो जाएगा। बस एक बात याद रखोगे, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना हो और वो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि प्रूव दैट दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको करना होता है कि उनको 0 प्रूव दैट दीज वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपको उनको 0 प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसमें एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद आपको अगर नया कॉन्सेप्ट बताना है तो सिर्फ न्यूमेरिकल के साथ बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट और होता है, देखो अब अगर मैंने आपसे कहा कि ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, समझना। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर मुझे निकालना है एंगल तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, अपॉन ए बी। ऊपर ए वेक्टर है, नीचे बी वेक्टर है, नीचे जो इनटू हो रहा है ना वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हो रहा है। एक बार फिर cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से होगा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड होगा। ये आपका हो गया। थीटा निकालोगे तो ये आपका cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन आपका ए बी हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी बड़ा और अजीब नहीं है। नाउ अभी जब आपको प्रूव करना होगा ना, प्रूव दैट जो है ये आपका जीरो आ रहा है, तो बस समझो या तो cos थीटा की वैल्यू आप जो है जीरो प्रूव कर दो तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री आ जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जीरो, तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर क्या है परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आप जो है परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है जीरो निकलना चाहिए। बस अब जो अपन क्वेश्चन पे आते हैं, एक एक करके जो है क्वेश्चन लिखते जाएंगे, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां से कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। अभी देखिए क्वेश्चन स्किप मत करना, इसके बाद और भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर छुपा है कॉन्सेप्ट, और वो क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी निपट जाएगा। मतलब अगर हमने एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन भी किए तो दोबारा से अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, है ना। छोटे से स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है दैट इज फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर आपको एंगल निकालना है, अगर आपको एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, आप सिंपली जानते हैं कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से अगर आप करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको मैं सिंपल ए लिख सकता हूं, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसको मैं सिंपल बी लिख देता हूं। तो मैग्नीट्यूड लिखने के मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं ऐसा लिखूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर मैं सिंपल इसको ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए ये लिख दूं ए और ये बी। तो एक काम कर लेते हैं, पहले एंगल मुझे निकालना है तो पहले अगर मैं ऐसा करूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मुझे चाहिए तभी तो ये पूरा बन पाएगा। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या करें आई के साथ आई का, बिकॉज किसी और के साथ करोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा ना। आई के साथ, अब आई का क्या लगाया 1, तो 1 के आगे 1 का इसके 1 से इससे, तो ये हो जाएगा आपका -1। अब देखो 2 का 1 से तो ये हो जाएगा +2, माइनस 1 का -2 से ये हो जाएगा आपका +2। क्लियर है नाउ। अब ये देखो कितना आ गया, ये आ गया आपका 2 4 और 1 3, दैट मींस ये हो गया आपका 3। नाउ अभी आप देखो आपको निकालना है a इंटू बी। ये क्या है, ये जो है ना a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, तो आप देखो, आप ध्यान से देखना, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये देखो √1² प्लस 2² प्लस 1²। ये हमने सीखा हुआ है कि भाई मैग्नीट्यूड जब निकालते हो सारी वैल्यू अंदर जो है प्लस की आती हैं। नाउ तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 + 5 + 6, तो ये हो गया आपका √6। बी का देख लो, बी का देखो, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपका -1² दैट मींस ये 1² हो गया प्लस 1² हो गया प्लस ये आपका 2², तो ये आपका हो गया √6। बस ठीक है, अब बस ये वैल्यूज पुट कर दो, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया 3 अपॉन a इंटू बी, ए का निकाल दिया आपने √6, बी का निकाल दिया √6, तो √6 का √6 इंटू होकर 3/6 आ गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये बन गया आपके पास 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, cos थीटा 1/2 कहां पर होता है 60 डिग्री पर, तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल आ गया वो 60 डिग्री आ गया। नीचे विजिबल है, चलिए ठीक है ना। तो आप यहां पे देखो, अब अभी आपको क्या निकालना है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर आपको ये इसमें प्रॉब्लम है ना मैग्नीट्यूड वगैरह निकालने में, तो सर्च करना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय अभिषेक साहू, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब आप प्रूव करते हो तो इसका मतलब क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन कब बनती है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका 0 आना चाहिए। तो यहां पे लिखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आपका 0 अगर प्रूव हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू पर 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। अगर हो जाएगा तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी, तो 1 का इंटू 2 से, आई का इंटू 2i से कितना हो जाएगा 2,
और ये देखो 2 का इंटू 1 से माइनस का 2, 3 का इंटू, अब ये 3 का इंटू किससे करें, कुछ नहीं है, तो ये आपका 0 के है, तो यहां पे 0 ही आएगा। चलिए, तो इज इक्वल टू 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू जो आई वो 0 आई। आप इसको यहां लिख सकते हैं, इसका इंटू इससे किया तो आपका 2 आ गया, इसका इंटू से किया ये आ गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आपका निकल के आ गया 0। अब आप जानते हैं कि भाई ये होता है ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, या फिर कहूंगा भाई सारी वैल्यू जब आपकी 0 आई गई तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा 0 कब होता है, बोला 90 डिग्री पे। तो ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री नाउ। अभी जो है एक क्वेश्चन और इसमें से आ जाता है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए यहां पर इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आंखें बंद करके इसको 0 लिखो, समझे ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, तो कैसे करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर केस में आपको लिखना है। 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस माइनस 2 लैम्डा, जे का जैसे 1 होता है ना, अच्छा 1 का इससे माइनस 1, तो ये आपको कितना हो गया इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 हो गया आपका 7 और इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो ये अच्छा थोड़ा सा सही जा रहा है अपना, एक बार और चेक करें, एक बार चेक करें, लैम्डा इज इक्वल टू 7/2, ये आपका हो रहा है, ये आपका हो रहा है, ठीक है, 8 का इंटू, ठीक, तो 7 और ये आपका 2 लैम्डा, ये आपका 7/2 लैम्डा, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ ठीक है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू इतना हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको समझते हैं, है ना, वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना है, इसको कंप्लीट करते हैं अपन, ठीक। अभी देखिए 2 क्वेश्चन हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कर पाओगे और नया कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। देखिए, तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं, यहां पर लिखा हुआ है इफ मैग्नीट्यूड दैट मींस मॉड ऑफ a vector plus b vector is equal to mod of a vector minus b vector, then find the angle between a vector and b vector। मतलब आपसे कह रहा है कि अगर ये वैल्यू इसके बराबर है तो आपको a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है। अब जरा सोचो कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पता करना है तो फिर ये जो है ऐसा कुछ होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा, मतलब अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर ओपन हो पाएगा तब जाकर के तो मैं कॉस थीटा यानी कि एंगल पता कर पाऊंगा, बोलो जरा, है ना। हाँ, तो देखो इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मुझे एंगल पता करना है तो मुझे उसको ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं कॉस थीटा की वैल्यू पता कर पाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। अब इसको ओपन कैसे करूं, तो अच्छा ये बताओ, अभी हमने पढ़ा हुआ है ना, आज ही तो पढ़ा है, आज ही, कि ए वेक्टर का इंटू यदि मैं ए वेक्टर से करता हूं, चेक करो, कभी करीब 20-25 मिनट के पर होगा कि ए वेक्टर का इंटू अगर मैं ए वेक्टर से करता हूं तो ये आता है ए स्क्वायर, पढ़ा है ए स्क्वायर, जरा देखो देखो जरा, ए वेक्टर का इंटू अगर मैं ए वेक्टर से करता हूं तो ये आता है ए स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो तो ए वेक्टर का इंटू अगर मैं ए वेक्टर से करता हूं तो ये मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर लगा दूं तो ये ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो जाएगा, समझ गए, बस सिंपल सी बात। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, समझो, स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों साइड। अब क्या होगा, अगर मैं स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दूंगा, देखो ये मैग्नीट्यूड लिखा है, आप इस पूरे को ए मान लो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो इस पूरे ए का इंटू ए से, मतलब ये इसके अंदर वेक्टर लिखा हुआ है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा तो इसी का इंटू 2 बार हो जाएगा ना, जैसे ये मैग्नीट्यूड के अंदर वेक्टर है, समझ गए, मतलब ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड है, अगर मैं मैग्नीट्यूड के ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूं तो इसी का इंटू 2 बार हो गया, मेन चीज समझो, समझ गए ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर कॉन्सेप्ट ये समझ गए फिर तो खेल ही खत्म हो गया, फिर तो आप हमेशा के लिए ये आपका हो गया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर। अब देखो आपने पढ़ लिया ना कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर रहे हो तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर आता है, आज ही तो पढ़ा है, अभी समझा दिया 1 मिनट पहले। तो अगर आप इसका इंटू करोगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट, और ये आपका आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा करना पड़ेगा। इसी तरह से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का भी जो है आपका दो बार वो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का हो, चलिए ठीक है ना, माइनस बी वेक्टर, ठीक है, या सिंपल इनटू कर दो, कोई बात नहीं है ना। तो आपका ये, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये बनेगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस, मतलब इसका इंटू इससे, ऐसे लिख लो, ए वेक्टर का इंटू ए वेक्टर से प्लस ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से प्लस बी वेक्टर का इंटू ए वेक्टर से प्लस बी वेक्टर का इंटू बी स्क्वायर से, मतलब बी वेक्टर का बी वेक्टर से। सिमिलरली मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, समझदार हो आप, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और ये आपका माइनस का जो है प्लस हो जाएगा बी वेक्टर का होल स्क्वायर। समझ गए ना? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर। आप डायरेक्ट लिख देते हो, मुझे पता है ना, लिख दो, ये तो यही तो चाहते हैं हम आपसे, 2ab। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया इज इक्वल टू, सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कैंसिल हो रहा है, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये साइड आ जाएगा प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस साइड कुछ नहीं बचा 0, तो 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब बस समझ गए आप, अगर आपने a वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 प्रूव कर दिया तो एंगल कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए? अगर ये वाला केस बन रहा है तो आपसे एंगल पूछा गया था, वो एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है ना? अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा है, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बढ़िया, मतलब आपको कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा लेकिन अलग तरीके से लगेगा, बिल्कुल एकदम नए तरीके से। कैसे करेंगे इसको जरा चेक करो, कैसे करेंगे? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए था। अभी देखो करेंगे आराम से। ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, 4, 3। ये इसकी यूनिट नहीं दी, इसका मतलब आप ये मान लें कि कोई भी यूनिट इसकी हो सकती है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ इस तरह से कि 5, 4, 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब ए का 5 है, बी का 4 है, सी का 3 है। अब कह रहा है कि ए बी सी के बीच में जो रिलेशन है ना वो कुछ इस तरह से कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। एक बार फिर सुनो, ए बी सी तीनों की वैल्यू दी हुई है, इसके बाद कह रहा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है, आपको ए और सी के बीच में एंगल निकालना है। बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप मुझे इतनी देर सुने हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल किसके बीच में निकालना है। एंगल निकालना है आपको, एंगल निकालना है ए और सी के बीच में। तो इसका मतलब ये अगर ऐसा हो जाए कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो मैं आराम से निकाल दूंगा। ऐसा हो जाए कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो मैं निकाल सकता हूं इसका कि ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू को मैं आराम से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन ए सी, जड़ समझ गए ना, रूट। तो बस आपको जो है ना कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको पूरी तरीके से अपना बना लोगे। ठीक है ना? अभी देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ए और सी के बीच में एंगल निकालना है, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ए और सी का कहीं ना कहीं इंटू हो, तब जाकर के तो ए वेक्टर डॉट जो सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा बनेगा, मतलब ए और सी का इंटू करना है अपन को। तो बड़ी सिंपल सी बात, क्या करना पड़ेगा? तो आपको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, क्या कि यहां पे कुछ ऐसा करो कि ए और सी साथ साथ में हो जाए। तो क्या कर सकते हैं? बी के साथ इसका ब्रेकअप करा दो। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर हो गया। चलिए अब इनको जो है ना ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा, तो इंटू करना है। तो इंटू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिखा हुआ, इंटू कैसे हो सकता है? तो एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, कर सकते हो। मतलब आपको खुद से दिमाग लगाना है, रटना नहीं है चीजों को। आप ऐसे ऐसे करके चलोगे, आप दिमाग लगाना सीख जाओगे। बी वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से ऐसा कर सकते हो ना कि इस बी वेक्टर का इंटू इस साइड किया, बी वेक्टर का इंटू इस साइड किया। चलो मैंने कर दिया, बी वेक्टर का इंटू इस साइड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अगर मैं बी वेक्टर का इंटू इस साइड करता हूं, जो कि ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट होगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता क्या? चेक करो कि बी वेक्टर की जगह मैं यहां पे ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर लिख दूं, क्योंकि बी वेक्टर की वैल्यू तो यही तो होती है। चलिए बस सिंपल सी बात, बी वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से बी स्क्वायर हो गया, होता है
ए वेक्टर का इंटू ए वेक्टर से तो ए स्क्वायर हो गया, ए वेक्टर का इंटू सी वेक्टर से तो माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर का ए से तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है, या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कम्यूटेटिव फॉलो करता है तो यही बात, यही आ जाएगा आपका। चलिए इसका हो जाएगा माइनस का ये आपका प्लस सी स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी स्क्वायर। चलिए तो ये आपका कुछ इस तरह से हो रहा है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस या प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये बन रहा है डॉट, समझे, ध्यान से देखो। तो क्या अपना ये नहीं हो सकता, ये क्या अपना ये नहीं हो सकता कि 2a वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस साइड भेज दिया, इसको इस साइड भेज दिया, हो जाएगा। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2ac cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब cos थीटा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे एंगल निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एंगल, तो इस 2ac को मैं नीचे भेज सकता हूं, भेज सकते हो 2ac को, निकाला भाई, आज नेक्स्ट टाइम से अगली बार पहले डाल के रखूंगा। देखो तो cos थीटा इज इक्वल टू ये आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, बस ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या, ए की वैल्यू है 5 तो 5 स्क्वायर, सी की वैल्यू आपका 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, बी की वैल्यू आपका देखो वहां से 4 तो आपका ये 4 स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं ना, चलिए 2, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3, चलिए तो 25 प्लस 9 माइनस 16, ठीक है, अपॉन 10 30, ठीक है, तो ये आपका होगा 34 माइनस 16 तो ये हो गया आपका 18 अपॉन 30 cos थीटा, कैंसिल करोगे 3 9 जा 3 10 जा, ठीक है, अच्छा 3 6 जा, तो आपका ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स 6/10, 6/10 को और करोगे तो 3/5 आ जाएगा, 3/5 का मतलब आ जाएगा आपका 53 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं, देखो कैंसिल करोगे ना 2 3 जा, और जो आपका ये, तो आपका cos इनवर्स 3/5 होता है cos 53 डिग्री, मतलब 53 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आया होगा और आप यहां से अपना जो थॉट प्रोसेस है वो वेक्टर्स में लगा पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं, बस एक ही बात कहूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियोस हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। पहली बार देख रहे हो, पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस को जरूर आगे तक बढ़ाएं, बिकॉज जब ये वीडियोस आगे बढ़ेगी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी और ये वीडियोस आगे तक जब पहुंचती हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाने में और मजा आता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहें, तब तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू गाइस।